उठा सकते हो उसको। तो ये मैंने किया, एडिटर में ऐड कर देते हैं, फाइल ली और फाइल कौन सी है, अपलोड करते हैं और ट्रेन वाली फाइल इसको उठा के डाल देते हैं। आप देखो आपको मिल रही होगी वहां पर शेयर, वो रिफ्रेश करोगे तो ट्रेन डॉट सीएसवी फाइल आपको मिल जाएगी। आ गई बेटा? यस सर। ठीक है। तो अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो थ्योरी बताने की जरूरत तो नहीं है दोबारा, या फिर से एक बार कर दूं जिससे आपको ऑडियो मतलब जो वीडियो आप बाद में देखो तो उसको क्लियर हो जाए सारी चीजें। जैसे बताओ आप लोग। चलो इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है, मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि आपको यहाँ पर सारे 81 कॉलम्स नहीं दिख रहे थे। तो 81 कॉलम्स नहीं दिख रहे थे, उसके लिए हमने क्या किया, डिस्प्ले मैक्स कॉलम्स का यूज किया और डिस्प्ले मैक्स रोज का यूज किया, जिससे हमें सारे के सारे कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दिख सके। ठीक है, तो हमने इसका यूज किया, इसको रन करा लेते हैं। अब उसके बाद एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि ये चीज मुझे दिख भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो हेड का यूज किया, डीएफ डॉट हेड। अब देखो यहाँ पर आपको वो तीन जो बिंदियां दिख रही थी, वो तीन बिंदियां आप कहीं नहीं दिखेंगी। एक बार धीरे धीरे हम चेक करके देख लेते हैं। ये देखो सारी की सारी 81 वैल्यूज आपकी आ गई यहाँ पर। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब यही चीज आप कॉलम्स में भी देखना चाहो तो कॉलम्स में भी एक बार कर चेक कर सकते हैं। तो डीएफ डॉट टेल, और टेल में भी देख लेते हैं आपके 1459 पूरे कॉलम्स आ गए। देख लो आप यहाँ पर देखो 1460 कॉलम्स थे, तो सॉरी रोज थी, तो यहाँ पर 1459 रोज भी आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब आप देख लो जगह मिसिंग वैल्यूज भी होंगी। ठीक है, कई जगह आप देख रहे हो कि मिसिंग वैल्यूज भी आपके पास है। तो और ये कैटेगोरिकल वेरिएबल भी हो सकते हैं और आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है कि कौन से कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, कौन से आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ये सारी चीजें आपके डेटा फ्रेम की इन्फो से पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, डीएफ डॉट इन्फो करते हैं और सर एक डेटा, बार ऊपर वाला स्टेप देखो दो। अच्छा हाँ ये देखो, ये पीडी डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन का यूज करके हमने सारे नंबर ऑफ रोज एंड सारे नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर लिया है। ठीक है सर, हो गया। ठीक, चलो अब हमने क्या किया कि अब इस डेटा फ्रेम में आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं और कैटेगोरिकल वैल्यूज भी हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज और कैटेगोरिकल वैल्यूज आई थिंक आप लोग सबको याद होंगी कि मैंने जब आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो वो वैल्यूज आपका कॉम्बिनेशन इस डेटा फ्रेम में है। तो अब ये कैसे जानोगे कौन सी वैल्यूज कितना आपकी मिसिंग वैल्यूज है कितनी है, वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन से पता चलेंगी। तो यह देखो, रेंज इंडेक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ रोज आपके पास 0 to 1459 रोज है। ठीक है, और कॉलम्स आपके पास 81 कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स के नेम है, ये आपके इंडेक्स है, और यहाँ पर आपके वैल्यूज दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईडी में 1460 वैल्यूज हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे, लॉट फ्रंटेज में, लॉट फ्रंटेज में आप देखो 1201 वैल्यूज लिखी हुई है। रेस्ट ऑफ जो आपकी माइनस आप कर दो 1460 से, तो जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी मिसिंग वैल्यूज है, या आप कह सकते हो एनएन वैल्यूज है। ठीक है, अब इसी तरह और नीचे आओ एलए में, एलए में बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है क्योंकि सिर्फ 91 वैल्यूज आपकी वहां पर लिखी हुई हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी वैल्यूज आपकी मिसिंग है, कितनी वैल्यूज आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके डेटा फ्रेम की। अब आप क्या करते हो कि भाई अब हमें देखना है कितनी एंट्रीज हैं, कितने कॉलम्स हैं, रोज कितनी है, ये सारी चीजें हमको पता चल गई। अब हर एक फीचर्स का डेटा टाइप भी आप देख सकते हो इसमें कि कौन से डेटा किसका डेटा टाइप कौन सा है। अब जैसे सेल्स टाइप है आपका ऑब्जेक्ट का, मतलब ये कैटेगोरिकल है। सेल्स कंडीशन भी कैटेगोरिकल है। ये आपका ईयर सोल्ड आपका न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। ये आपका मिस का
मिसलेनियस फीचर्स है आपके, वो भी आपका कैटेगोरिकल है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप भी इसका निकाल सकते हो। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज को चेक करते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपका वही पांडास में जैसे हम करते थे इजनल का यूज, df डॉट इजनल, ठीक है। तो अब इजनल की कंडीशन जहां ट्रू होगी वहां पर, मतलब जहां पर मिसिंग वैल्यू है वो ट्रू लिख कर आएगा, और जहां पर मिसिंग वैल्यू नहीं है वहां पर वो फॉल्स लिख कर आएगा, ठीक है। तो अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हम एलए को चेक करेंगे, क्योंकि एलए में, यहाँ पे जो एलए कॉलम था, एलए कॉलम में सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं, तो इस वाले कॉलम्स में आपको सबसे ज्यादा ट्रू दिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, df डॉट इज नल। तो अब इसको रन कराते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या कहा था, हम एलए के कॉलम को चेक करेंगे। तो एलए के कॉलम को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एलए, यहाँ पे देखो ट्रू 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 दिख रहा है, और बाकी जगह फॉल्स दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको ट्रू कहीं बीच बीच में, तो ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज है, बाकी आपकी फॉल्स वैल्यूज है। अब आप क्या कहोगे, सर अब हमको, मुझे इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर कितनी नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज है। तो आप मुझे बताओ सर, नंबर में, न्यूमेरिक वैल्यूज में बताओ सर, किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हमारी है। तो चलो ठीक है, अब हमको नंबर में जानना है, तो हम नंबर के लिए कमांड देते हैं। तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, df डॉट इजनल का एज इट इज, जैसे आप अपने इसको बुला इजनल को चेक करते हैं वही करेंगे, डॉट आप कर दोगे सम। तो हर एक कॉलम की मिसिंग वैल्यू सम होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो आप आपने ये देखा, ये देखो नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज कितनी है, हर कॉलम में आपकी नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज पता चल गई। लॉर्ड फ्रंटेज में 259 वैल्यूज मिसिंग है, एलए में 1369 मिसिंग है, बेसमेंट कॉल में, बेसमेंट कंडीशन में, बेसमेंट एक्सपोजर में, बेसमेंट फिन टाइप में, बेसमेंट फिन SF1 में, ये सारी आपकी इस टाइप से आप देख सकते हो कि इतनी सारी मिसिंग वैल्यूज आपकी है, ठीक है। अब आप और भी चेक कर सकते हो, टोटल वैल्यूज देख सकते हो। तो टोटल वैल्यूज आप कैसे देखोगे कि सेम यहीं पर आप इसी को कॉपी कर लो और एक सम और लगा दो इसी में, ठीक है। तो आपकी टोटल वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी वैल्यूज आपकी मिसिंग है। तो देखो 6965 इस डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज है। और यहाँ पर ये सम हटा देंगे, तो आप पर्टिकुलर हर कॉलम की चेक कर सकते हो कि हर कॉलम में कौन कितनी मिसिंग वैल्यूज है, वो आपकी आ जाएंगी। तो अब तो यहाँ पर देख लिया कि किस फीचर में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। अब हमें इस डेटा को विजुलाइज करना है। तो अब डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हीट मैप का। तो अब हीट मैप कैसे यूज करते हैं आपको पता ही है, SNS डॉट हीट मैप, और हमने क्या किया, df डॉट इजनल को कॉल करा लिया, ठीक है। तो रन करा देते हैं। तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज चेंज कर देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कोई मुझे बताएगा साइज कैसे बड़ा होता है, इस फिगर का साइज कैसे बड़ा करेंगे, ALT डॉट फिगर फिगर और और ब्रैकेट में फिक्स साइज और उसके अंदर डाल फिक्स देंगे साइज इज इक्वल टू, कितना रखते हैं हम नॉर्मली, 10 6 16,9, 10 6 कर देते हैं, 16,9, जो मर्जी हो वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अब यहाँ पर 81 कॉलम सारे देखने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 16,9 में आता है कि नहीं। हाँ, अभी भी सारे शायद नहीं आ रहे होंगे, तो मैं एक काम करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 25/16 कर देते हैं, ठीक है। और अब ये जो डेफिनेशन आ रही है, इस डेफिनेशन को हटाने के लिए क्या करेंगे, ALT डॉट शो। शो, वेरी गुड। मतलब बस पूरी क्लास में एक ही बच्चा बस आंसर दे रहा है, बाकी सब ऐसे ही सो रहे हो लगता है। हाँ, अब देखो यहाँ पर सारे के सारे आपके कॉलम्स आ गए, राइट, और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज आ गई। तो अब यहाँ पर आप चेक करो कि ये आपको पूरा का पूरा ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक क्या क्या मतलब है कि ब्लैक आपका ये है जीरो वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, व्हाइट वैल्यू आपकी ये 10 वैल्यू है।
तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर जीरो वैल्यू आपको दिख रही है वो आपकी क्या है, मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, वहां पर आपका मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन जहां जहां भी आपको व्हाइट वैल्यूज दिख रही हैं, व्हाइट लाइनिंग्स दिख रही हैं, वो आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जहां हमारी वैल्यूज प्रेजेंट थी वो वैल्यूज जीरो है, मीन्स ब्लैक कलर है। और जहां वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है वो ट्रू है, और इसका मतलब क्या है, वहां पर वन वैल्यू है, इसका मतलब ये व्हाइट वैल्यूज है। ठीक है, तो कुछ कॉलम्स है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेनली एक, दो, तीन, तीन कॉलम्स ऐसे हैं यहाँ पे, ये देखो यही तीन वैल्यूज हैं एक साथ। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो शायद आपको दिख जाए। थोड़ा ज्यादा छोटा बड़ा हो गया। कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये जो तीन वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो तीन वैल्यूज मेनली आपकी मिसिंग वैल्यूज उसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैं इसको जो नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो तीन वैल्यूज हैं, कॉलम्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है, तो हमें ये करना है कि उसे हमें ड्रॉप कर देना है। तो हटाने से पहले कॉलम्स में चेक करते हैं कि कितना परसेंट हमारी मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, अब परसेंटेज आपको निकालना है, तो अब हमें डेटा फ्रेम लेता है जिसका हम सम करेंगे, देन उसका शेप निकालेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे। वो सॉरी, सम निकालेंगे और उसको उससे डिवाइड, शेप से उसके डिवाइड कर देंगे, तब हमारा परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम देखते हैं फिर समझ में आएगा अच्छे से कि। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा फ्रेम को लेते हैं। डेटा फ्रेम हमारा क्या है, df डॉट इज नल। ठीक है, उसका फिर सम भी लेंगे, डॉट सम लिया। ठीक है, अब सम को क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया इस डेटा फ्रेम के शेप से, तो df डॉट शेप कर दिया। और किससे, सिर्फ हमको रोज से करना है। ठीक है, अब डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 100 से। ठीक, तो इससे हमारा परसेंटेज आ गया। और इस को हम एक नए डेटा फ्रेम में डाल देते हैं जिसका नाम लिख देते हैं नल वैल्यू। नल वैल्यू, ओके। और यही नल वैल्यू को हम कॉल भी करा लेते हैं। तो इससे हमको हर एक कॉलम के मिसिंग वैल्यूज का परसेंटेज मिल जाएगा। तो अब रन कराते हैं, तो ये देख लो, अब आपको हर एक कॉलम के मिसिंग वैल्यूज का परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पर, जो मैं आपको तीन वैल्यूज की बात करता हूँ वो ये तीन वैल्यूज हैं, ये तीन वैल्यूज आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग होंगी। तो जरा देख लेते हैं, एक एल ए है आपका ये। ठीक है, और उसके बाद देखो और कौन सी वैल्यूज मिसिंग है। ये तो आपके 2-2% है, इन सब की कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ हम छोड़ सकते हैं। यहाँ 47% है फायर प्लेस में। और यहाँ देखो ये तीन वैल्यूज, पूल क्यूसी, फेंस एंड मिसलेनियस फीचर्स, 99, 80 एंड 96। तो ये चीज़ जो है इनको हमें ड्रॉप करना है बिना सोचे। ठीक है, तो अब मैंने आपको थ्योरी में जब पहले बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर आपके डेटा फ्रेम के कॉलम्स में मिसिंग वैल्यू का परसेंटेज 20% या 20% से ज़्यादा हो तो आप उसे डिलीट कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अब हम ये कंडीशन लगाते हैं कि यहाँ पर 20% से ऊपर जितना भी मटेरियल है वो हम डिलीट कर देते हैं, तो वो कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे जो आपकी 20% से ऊपर है। तो अब जरा यहाँ देखो, फ्लॉट फ्रंटेज भी 17% है, तो क्या करते हैं, 20 के पास में ये, तो इसको 17 को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें कंडीशन डालनी है कि जो आपके परसेंटेज हैं उसमें हम 17% से ऊपर के जितने भी वैल्यूज हैं वो आपकी डिलीट हो जाए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले तो डेटा फ्रेम को लो, नल अंडरस्कोर वार।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब कंडीशन लगाएंगे, तो नल अंडरस्कोर var इज ग्रेटर देन 17। अगर ये कंडीशन सही है तो उसके लिए की वैल्यू लेते हैं, और की वैल्यूज आपकी पहले पता चल जाएगी कौन कौन से ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारी 17% के ऊपर है, वो कॉलम्स के नाम हमको पता चल जाए, तो उसके लिए हमने की वैल्यू ले रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक लगा देते हैं वेरिएबल ड्रॉप कॉल्स का। ठीक है, ड्रॉप कॉल का लगा दिया वेरिएबल, जिससे अब ये वेरिएबल में ऐसे कोई आप कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ जिससे मुझे बाद में समझने में आसानी हो कि हम इस वेरिएबल में कर क्या रहे थे। तो हमने क्या किया, ये ड्रॉप कॉल जो वेरिएबल है, वो डेटा फ्रेम है, वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर उन डेटा फ्रेम के कॉलम्स के नाम दे रहा है जो ड्रॉप करने वाले हैं, जिन कॉलम्स को हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, तो आप जरा देखते हैं कौन कौन से कॉलम्स आते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम आई, अच्छा, नॉट डिफाइंड, ओके। तो जरा हम देख लेते हैं कि हमने कुछ और डाला था क्या। नल, ओके, ये वैल है, चलो इसको यहाँ पर ही चेंज कर देते हैं। और अब तो आ जाएगा। अब सीरीज ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट कीज, ओके, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है अब। ओके, कीज, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आपकी क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम नेम ऐसे आ गए जिनमें मिसिंग वैल्यू 17% के ऊपर है। ठीक है, 17% से ज़्यादा है, तो अब इन कॉलम्स को हमें ड्रॉप करना है। ठीक, तो अब ड्रॉप करने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा ड्रॉप करने के लिए वो कमांड क्या होती है। देखिए, पाइथन के साथ ये फायदा है कि आपको जो काम करना है वो पांडा को बता दो कि भाई पांडा हमारा ये काम है, तो आपको अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करने के लिए भी बस क्या करना है, आपको डेटा फ्रेम को कॉल करना है और ड्रॉप को कॉल करना है। ठीक है, पांडाज में मतलब ये आपके पाइथन लैंग्वेज में यही फायदा होता है कि आप जो करना चाहो उसका नाम डालो और डायरेक्टली काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप। ठीक, अब आपको क्या ड्रॉप करना है, कॉलम्स ड्रॉप करने हैं, तो कॉलम्स लिखा इज इक्वल टू, अब कौन से डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं, वो हमारे ड्रॉप अंडरस्कोर कॉल के कॉलम्स हैं, तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, अब इसको हमने एक नए डेटा फ्रेम में डाल दिया जिसका नाम हमने लिखा df अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर कॉल्स। ओके, अब ये हमने ड्रॉप करा दिया। ठीक, अब ड्रॉप कराने के बाद जरा एक बार शेप चेक कर लेते हैं कि ड्रॉप हुआ भी है कि नहीं, तो इसका शेप देखते हैं, डॉट शेप। ओके, तो अब आपको याद होगा कि ये जो डेटा फ्रेम था मेरा, ठीक है, वो 1460 टू 81 कॉलम्स थे। ठीक है, अब 81 की जगह कितने हो गए, 75। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम्स जो हैं वो आपके ड्रॉप हो गए डेटा फ्रेम से। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इनको हम विजुलाइज करते हैं, और विजुलाइज कहाँ करेंगे, वही हीट मैप में। तो अब हीट मैप को हम कॉल कराते हैं एस डॉट हीट मैप, यही वाला आते हैं डेटा फ्रेम डॉट इजनल, और रन कराते हैं, तो फिर वही आ गई प्रॉब्लम। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको, चलो अच्छा भी नहीं दिख रहा होगा, तो वही सेम उठा लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपका टाइम बचे। अब आप देखो, अब आपको जो बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज वो वाइट लाइन आपको दिख रही थी, वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, राइट। तो अब हमको क्या करना है कि जो आपको
थोड़ी बहुत जो लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, जो ये छोटी छोटी आपको वाइट लाइंस दिख रही हैं, अब इनको भी आपको हटाना है। तो अब इनके लिए हम क्या करेंगे, रोज को डिलीट करेंगे, क्योंकि ये जो है बीच बीच में, पूरी पूरे कॉलम्स में नहीं है, बीच बीच में कुछ वाइट लाइंस है, तो हम रोज को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ड्रॉप एन का यूज करेंगे कि किसी भी रो में अगर वो मिसिंग वैल्यू है तो वो रो को हटा दे। ठीक, तो आप क्या देखते हैं, अभी ये ध्यान रखना कि जब हम बाद में चेक करेंगे कि ओरिजिनल में कितनी लाइंस थी और अभी कितनी लाइंस है, तो ओरिजिनल में आपकी 1460 लाइंस है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हमारा कितना डेटा कितना डिलीट करेंगे वो बाद में चेक करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास डेटा फ्रेम था। ठीक, अब क्या किया, डेटा फ्रेम ये है, डॉट ड्रॉप एन का यूज करेंगे, और ये ड्रॉप एन का यूज करने के बाद इसको हम एक डेटा फ्रेम में डाल देंगे जिसका नाम लिखते हैं df अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर रोज। ओके, तो अब ये जो करे, ये क्या काम करेगा, ये उन रोज को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, शेप चेक कर लेते हैं कि भाई हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डॉट शेप, आप चेक करते हैं, ओके, तो ये देखो 1460 कॉल रोज थी हमारे पास, और अब हमारे पास कितनी रह गई है, 1338। ठीक, तो ये अब आप कहोगे कि सर कैसे हम जान सकते हैं कि सर मैं अब हमारा जो डेटा है वो क्लीन हो गया है। तो कोई नहीं, हम अब इसको विजुलाइज कर देते हैं अगेन, तो हमको पता चल जाएगा भाई क्लीन हुआ है कि नहीं। तो फिर से इसको कॉपी करके मैं देख लेता हूँ, पेस्ट, और जो ये वाला था मेरा, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक, और इजनल का यूज करेंगे कि मिसिंग वैल्यू हमारे सामने है, तो रन कराते हैं। अब देखो पूरा का पूरा आपको पिंक दिख रहा है, इसका मतलब कहीं भी आपको व्हाइट लाइन दिख रही है, कहीं नहीं। नाउ यू कैन सी देयर इज नो व्हाइट कलर इन द heat map, means there is no missing values, so that you can say our data frame is free from missing values। लेकिन अब क्या करते हैं, फिर भी हम दूसरी तरीके से चेक करते हैं कि अब हमारे पास मिसिंग वैल्यू है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हो सकता है कि मेरा कोई कॉलम दिख ना रहा हो, क्योंकि अब छोटा सा डायग्राम है, छोटे से डायग्राम में कहाँ से सही दिखाई देंगी। तो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में चेक करते हैं कि हमारे सारे कॉलम्स चेक करने किसी में कोई मिसिंग वैल्यू रह गई हो। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यही वाला डेटा फ्रेम उठाते हैं, पूरा ही उठा लेते हैं, सीजनल। ठीक, और आपको न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए थी, इसलिए हमने लगा दिया सम, तो हर एक कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब यहाँ देखो किसी भी कॉलम में जीरो के अलावा कुछ और दिख रहा है, कहीं किसी कॉलम्स में जीरो नहीं है, इट मींस हमारा डेटा क्लीन हो गया। और अगर आपको थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हम और आपको छोटा दिखा देते हैं, डॉट सम और लगा दो, तो अब आएगी हमारे पास जीरो वैल्यू। तो देखो जीरो आ रही है, इट मींस क्या है कि पूरे डेटा फ्रेम में कहीं भी हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं बची है। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, तब हाँ आपका डेटा सही तरीके से क्लीन हो गया है। बट अगेन आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि यार इतनी आसानी से डेटा क्लीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये चेक करेंगे कि वाकई जो हमने डेटा क्लीन किया है वो सही से हुआ है कि नहीं। ठीक है, कहीं हमने हो सकता है कि हमको इतनी ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं कि भाई डोमेन की नॉलेज हो कि किसमें कौन सा हमें डिलीट करना है कौन सा नहीं डिलीट करना है। तो एक बार ओरिजिनल डेटा से जो हमने क्लीन डेटा किया है उन दोनों का कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट सही से हुआ है या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट प्लॉट का यूज करते हैं। तो अब आपको एक बात याद ही होगी कि टेस्ट प्लॉट के लिए हमें केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यूज का ही यूज करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए होगा, सारी की सारी न्यूमेरिक फीचर्स वाले कॉलम चाहिए होंगे।
तो अब न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले कॉलम्स आपको चाहिए, तो सबसे पहले डेटा फ्रेम में तो मैंने आपको बताया ये तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स ऑफ, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो डिस्ट प्लॉट होता है वो आपका केवल न्यूमेरिक फीचर्स के ऊपर ही काम करता है। तो अब ये जो डेटा फ्रेम है वो डेटा फ्रेम आपका न्यूमेरिक डेटा का भी है और कैटेगोरिकल डेटा का भी है। तब दोनों कॉलम्स में हमको सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि न्यूमेरिक डेटा को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम काम करेंगे। तो न्यूमेरिक डेटा को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो अब मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को उठाया, फिर अब हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करेंगे उस डेटा टाइप को जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन है सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप डी टाइप्स, और ब्रेसेस ओपन करेंगे और साथ में इंक्लूड करेंगे। अब इंक्लूड में वो डेटा टाइप्स डालेंगे जो डेटा टाइप्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो इंक्लूड हमने लगाया इज इक्वल टू लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट में कौन से डालेंगे इंट 64 क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज हमको चाहिए, ठीक है। और साथ में फ्लोट डालेंगे, ठीक, फ्लोट 64। ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब हमें चाहिए क्या, वहां पर मैंने जैसे मैं कीज डाले थे वहीं यहाँ पर हमें कॉलम्स डालेंगे, ठीक है। तो कॉलम्स नेम हमें चाहिए कि कौन कौन से न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो अब इसको रन करा देते हैं। अब रन कराने से पहले मैं इस, हाँ ठीक है, रन करा देते हैं इसको। तो देखो ये सारे कॉलम्स के नेम आ गए जो हमारे केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम एक कोई भी हम उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमएस सब क्लास उठाई, ठीक है। अब देखो इतने सारे इंटीजर और फ्लोट टाइप कॉलम्स मिल गए जो इस डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज का काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी वो न्यूमेरिक वैल्यूज का काम कर रहे हैं। तो अब किसी भी एक फीचर को हम लेकर इसमें डिस्ट प्लॉट हम बनाएंगे। तो हमने एक फीचर ले लिया एमएस सब क्लास। तो अब एमएस सब क्लास के लिए हम डिस्ट प्लॉट बनाते हैं। तो एनएस एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट, और डेटा फ्रेम में कौन सी कॉलम्स के लिए हमको बनाना है, इस कॉलम के लिए बनाना है। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक। और शो करना है तो plt डॉट शो कर देते हैं सिंपल, और आपका डिस्ट प्लॉट तैयार, ठीक। अब इस अब ये हमारे डेटा सेट का डिस्ट प्लॉट था। अब हम चेक करेंगे कि अब हमारा जो क्लीन डेटा फ्रेम है उसका डिस्ट प्लॉट कैसा है। तो क्या करते हैं, ये तो हमारा ओल्ड जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था वो था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लीन डेटा सेट है उसके लिए करेंगे। तो क्लीन डेटा सेट हमारा डेटा फ्रेम कौन सा था, ये वाला। तो हमने इसको उठाया, ये डेटा फ्रेम को यहाँ डिलीट करेंगे और यहाँ पर क्लीन डेटा फ्रेम का नाम डाल देंगे, ठीक है। तब इसको रन कराते हैं। तो देखो ये हमारे पास दोनों फ्रेम आ गए। अब आपको दोनों फ्रेम में कोई डिफरेंस दिख रहा है कहीं से, ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा ना। तो अब इस तरीके से आपको इस तरीके से आप ठीक से नहीं देख पाओगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ओवरलैप करा देते हैं, दोनों डिस्ट प्लॉट को एक साथ रन करा के देखते हैं कि भाई तब फाइनल पता चलेगा कि हमारा कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। ये दोनों आ गए हमारे पास, डिस्ट प्लॉट दोनों बनके तैयार होंगे, ठीक है। तो अब हम इनको रन करा देते हैं। तो देखो दोनों जो प्लॉट है वो दोनों हमने रन करा दिया। अब देखो ये दोनों, एक ओरिजिनल है, ठीक है, और एक क्लीन डेटा सेट है, ठीक। अब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस नहीं आया हुआ है, बहुत कम है। यहाँ आप देखो ये डिस्ट प्लॉट, अब बार वो देखो बार में थोड़ा सा ब्लू वाला निकला है, इधर से थोड़ा सा निकला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब हमने जो डेटा क्लीन किया है वो एकदम सही क्लीन किया है, क्योंकि हमारी जो मिसिंग वैल्यूज थी वो रैंडम थी। अगर आपकी मिसिंग वैल्यूज रैंडम है तो आपका काम एकदम सही होगा, ठीक है। उसके कारण डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नियर अबाउट मिलता जुलता आया है। तो ये तो हमारे सिंगल फीचर का कंपैरिजन था। अब हमारे पास 36 न्यूमेरिक फीचर्स अलग से हैं। तो अब
अब हमें इनका भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे फीचर्स को एक लिस्ट में असाइन करते हैं सबसे पहले। तब सारे फीचर्स को लिस्ट में असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सारे फीचर्स को पहले कॉपी कर लो, ठीक है? तो हम ये सारे फीचर्स को कॉपी कर लेते हैं और इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं जिसका नाम है num_var, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज, और यहाँ पर रन करा देते हैं। तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं भाई कि हमने सही से लिया है कि नहीं, क्योंकि बाद में ये एरर बहुत ज़्यादा दिखाता है। देखो यहाँ पे जैसे इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी तो ये एरर जरूर दिखाएगा। ये हमारा एक लिस्ट से बनके तैयार हो गया। अब लिस्ट तो हमारी बन गई सब। अब हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है इस लिस्ट में और उसका इंडेक्स लेना है, ठीक है? तो उसके लिए इनमरेट का यूज करेंगे। इनमरेट एक फंक्शन होता है, उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पहले तो साइज बड़ा करने के लिए plt डॉट फिगर लगा देते हैं, फिग डॉट साइज इज इक्वल टू, साइज वही बड़ा सा रखते हैं जिससे हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। कॉमा, अब इनमरेट फंक्शन का यूज करेंगे। इनमरेट फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये पूरा जो नम बार आपको दिख रहा है, ठीक है, अब नम बार के लिए हमको एक लूप लेना पड़ेगा, ठीक, फॉर आई। अब उसके लिए जो वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, इनमरेट के अंदर, और इनमरेट में कौन से वेरिएबल्स को देखेगा, वो इस वेरिएबल को देखेगा, ठीक है? तो इनमरेट, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कौन सा वेरिएबल लिस्ट है हमारे पास, ये वेरिएबल है, हमने इसको डाल दिया, ठीक है। अब इसके लिए ये लूप रन कराएगा। अब ये सभी सभी जितने भी नम वैर हैं 36 वैल्यूज, उन सब के लिए ये डिस्ट प्लॉट करेगा। तब डिस्ट प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, 36 चाहिए, तो हमें 9/4 की मैट्रिक्स चाहिए सब प्लॉट की, जिसमें आपके 36 प्लॉट हो सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब प्लॉट प्लॉट कराने के लिए plt डॉट सब प्लॉट करेंगे और 9/4 की मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहाँ पर एक एक करके रन करें तो आई की वैल्यू i+1 इटरेशन होगी, तो i+1 लगा देंगे, जिससे आपका एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस टाइप से वो रन कराए, ठीक है। अब ये तो एरिया हमारे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि डिस्ट प्लॉट करना है। अब डिस्ट प्लॉट कैसे करेंगे, वही है hns डॉट डिस्ट प्लॉट, ठीक। अब पुराने डेटा सेट को भी हमें क्या करना है और नए क्लीन डेटा सेट को भी लाना है, ठीक है। तो हमने सबसे क्या है, पुराने डेटा सेट को जो ओरिजिनल था उसको लाएंगे वेर, और बिन्स का यूज कर लेते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है। और सेम हम इसको कॉपी करके नीचे क्लीन वाले के लिए बना देते हैं। तो क्लीन वाले के लिए हमारे पास कौन सा डेटा सेट है, ऊपर 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 ये डेटा सेट है, तो df को हटाया, ये रोज वार हो गए, बिन 20 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब इस कोड को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने एक वेरिएबल की लिस्ट ले ली जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिक कॉलम्स को डाल दिया। अब उन कॉलम्स के लिए हमने लूप लगा दिया कि ये इनमरेट करता रहेगा कि बार बार एक को प्लॉट करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। उसके लिए हमने i+1 लगा दिया, ठीक है। और सब प्लॉट कर दिया। अब 36 यहाँ पर है तो 9/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। उसमें सब एरिया डिफाइन हो गया कि आपके 9/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसमें हर एक एरिया में प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए कौन कौन सा प्लॉट आपको चाहिए, डिस्ट प्लॉट चाहिए, और डिस्ट प्लॉट में डीएफ है और वार वेरिएबल जो है, जो आपका लूप का है,
ये यहाँ पर लूप चलाता रहेगा, ठीक है। तो पहले इसको कराएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको चलाएगा, फिर दूसरे के लिए ये चलाएगा, फिर दूसरे के लिए ये चलाएगा, इस टाइप से रन कराएगा, ठीक है। तब रन करा के देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। num must be 1 less than or equal to num, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम आई है, देख लेते हैं क्या आई है। ओके, नॉट 37। तो हो सकता है हमने शायद यहाँ पर कॉपी करने में कुछ मिस्टेक कर दी है। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। यहाँ पर 37 है, क्योंकि ये आईडी हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो आईडी को हम हटा देते हैं, तब आपका रन सही करेगा। अब यहाँ पर देख लो, इस टाइप से आप देख सकते हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एकदम सही हुआ है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस हमारा इसमें नहीं दिख रहा है। इससे पता चलता है जो डेटा क्लीन किया गया है वो एकदम सही है। अब देखो, कहीं भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दोनों लाइनें अलग अलग नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। इसके कारण थोड़ा अब क्योंकि हमने बिन्स की वैल्यू सभी के लिए सेम कर रखी है, इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम्स आपको दिख रही होंगी। तो अगर इंडिविजुअल हर एक बार के लिए आप थोड़ा सा बिन्स की वैल्यू चेंज कर दोगे, तो उससे आपको एकदम सही दिखेगा, ठीक है। बट वो टाइम टेकन ज़्यादा था, इसलिए हमने अभी वो करके नहीं देखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि सारा काम न्यूमेरिकल डेटा के लिए हमने किया था। अब हम आते हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए। अब उसके लिए हम कैटेगोरिकल डेटा को लेंगे, ठीक। तो कैटेगोरिकल डेटा के लिए हमारे पास जो डेटा सेट हमने स्टार्टिंग में डीएफ इन्फो में बताया था, उसमें डेटा सेट का जो डेटा टाइप लिखा था वहाँ ऑब्जेक्ट लिखा था, राइट। तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो आपके कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सेम हम सेलेक्ट डी टाइप को यूज करेंगे, और सेलेक्ट डी टाइप को यूज करके वहां पर इंक्लूड में जो हमने आईएनटी लिखा था और फ्लोट लिखा था, उसकी जगह हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो डालते हैं, अब यही वाला है मेन टीएफ रोज, ठीक, डॉट सेलेक्ट डी टाइप्स। डी टाइप्स हम क्या करेंगे, इंक्लूड का यूज करेंगे। इंक्लूड का यूज करके हम कौन से डेटा टाइप को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को लिया, और ऑब्जेक्ट के साथ हमको क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स ले लिए, ठीक है। अब इसको रन करा देते हैं। तो अब ये देख लो, ये सारे हमारे पास कॉलम्स आ गए, उन कॉलम्स के नेम आ गए जो आपके कैटेगोरिकल डेटा के होते हैं, ठीक है। अब इसका किसी एक के लिए यूज करके हम वही काम कर लेते हैं। तो सेम डीएफ, ये हमने एमएस जूइंग के लिए लिया, ठीक, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। अब देखो, वहां पर हमने क्या देखा था कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज मिसिंग है। अब यहाँ पर हम क्या दिखेंगे कि जो कैटेगोरिकल डेटा है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं जिनकी कुछ वैल्यूज है, वो रिपीटेशन कितनी बार हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मेरे पास 125 स्टूडेंट्स हैं, 145 स्टूडेंट्स में कुछ कुछ का ग्रेड मैंने ए दे रखा है, कुछ का ग्रेड हमने बी दे रखा है, कुछ का ग्रेड सी दे रखा है, कुछ का ग्रेड डी दे रखा है। तो अब हमें ये चेक करना है, कैटेगोरिकल डेटा हो गया हमारा ग्रेड का। अब ग्रेड में हमें ये देखना है कि कितने बच्चों ने ए लिया है, कितने बच्चों ने बी लिया है, कितने बच्चों को सी मिला है, कितने बच्चों को डी मिला है, ठीक है। वो चीज हमें निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का यूज किया, ठीक है। तो अब इसको रन कराते हैं। तो रन कराने पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, आर एल वैल्यूज है, आर एम वैल्यूज है, एफ वी वैल्यू, आर एच वैल्यूज है, और सी ऑन है। तो ये सारी वैल्यूज को कितनी कितनी बार रिपीट हुई है, 1151 टाइम्स आर एल आया है, 218 टाइम्स आर एम आया है, 65 टाइम्स एफ वी आया है, 16 टाइम्स आर एच एंड 10 टाइम्स सी आया है, ठीक है। इस टाइप से हमें काउंट मिल गया। अब हमें क्या करना है,
परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे कैसे, वही सेम है, वैल्यू काउंट्स तो हमारे पास ये है ही, वैल्यू काउंट्स किया, डिवाइड कर देंगे हम डीएफ की शेप से, और डीएफ की शेप में नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। डीएफ डॉट शेप और नंबर ऑफ रोज से किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएंगे। तो अब ये जो आर एल आर एम एफ ई के लिए परसेंटेज आ गए 79, 14, 4, 1, 0, ठीक। अब इस परसेंटेज आया तो ओरिजिनल डेटा सेट का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हर एक कैटेगरी का करना है, ठीक है। अब ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, हर एक कैटेगरी के लिए करना है। तो हर एक कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, सेम थिंग आपको ये कॉपी करनी है, ठीक, कॉमा करेंगे, और अब क्या करना है कि अब ये आपका था डीएफ शेप के लिए, ठीक है, मतलब जो आपका ओरिजिनल डेटा के लिए था। अब हम क्या करेंगे, जो क्लीन्ड डेटा सेट है उसके लिए हम देखेंगे। तो ठीक, कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको मैं जरा नीचे कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे। तो यहाँ पर डीएफ फॉर्म है, इसको नीचे कर लेते हैं तो आपको सही से दिखाई देगा। और यहाँ पर जो डीएफ है ये वाला, डीएफ डॉट शेप तो क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो डीएफ है इसका शेप, उसके शेप को हम चेंज करके हमारे इस शेप से चेक करेंगे। जो हमारा नया वाला डेटा सेट था वो डेटा सेट हमारा डीएफ ड्रॉप रोज है, तो इसके शेप से हम चेक करेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो ये आ गया, अब हम इसको रन कराएंगे। तो अब यहाँ पर लोड, आपने कोड तो देख लिया ना, कोड को मैं यहाँ इस तरह से रन कराऊंगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मुझे इस तरह से रन कराना पड़ेगा। रन करा दिया, तो अब देखो, यहाँ के लिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ के लिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में आप चेक कर सकते हो कि आप इस टाइप से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लाए हैं। अब हमको ठीक से पता नहीं चल रहा है कि एक फंक्शन का यूज करेंगे जिससे कॉनकैट कहते हैं, उस कॉनकैट फंक्शन से हम एक्सेस चेक करेंगे कि कौन आप और तरीके से अच्छे से पता कर सकते, क्योंकि इस टाइप से जो विजुअलाइजेशन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो अच्छे से जब देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो हम कॉनकैट का फंक्शन का यूज करते हैं। तो कॉनकैट फंक्शन के लिए आप बस इसको कॉपी कर लो पूरा, कॉपी करने के बाद पीडी डॉट कॉनकैट का यूज किया, और यहाँ पर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर आई थिंक ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और एक्सेस के लिए यूज करेंगे, एक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, एक्सेस 1, तो कॉलम जो एक्सेस का मतलब अभी जो 1 कॉलम में था वो आपकी, जैसे एक 1 कॉलम में आ रहा है ना, अब ये 2 कॉलम में आएगा, ठीक है। तो 2 कॉलम में आपको अच्छे से कंपैरिजन में इजीनेस रहेगी, ठीक है। तो रन करा देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है, इसको जरा यही कर करते हैं ऊपर ही, ये आ गया, और एक्सेस को भी ऊपर ही कर देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक। अब रन करा देते हैं, अभी भी दिक्कत आ रही है, नॉट डिफाइंड, यू हैव टू ड्रॉप रो, ओके। पीडी कॉनकैट इमेजिंग वैल्यू काउंट्स
ठीक है, ये कर देते हैं यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और वैल्यू ठीक, अब रन कराते हैं। ये देख लो, अब एमएस जूइंग और एमएस जूइंग यहाँ पर आपके दो अलग अलग, एक जो पुराने के लिए, एक ओरिजिनल के लिए, और एक जो आपका नया क्लीन है। तो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो अब समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए और थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। वो सही कैसे करेंगे हम, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद कीज वैल्यूज लगा देते हैं। जैसे कीज वैल्यूज आपकी ये जो एमएस जूइंग है, इसका नेम चेंज करते हैं, लेबल चेंज कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कौन सा ओरिजिनल के लिए, कौन सा ओरिजिनल क्लीन के लिए। ठीक है, तो कीज लगा दी। कीज के बाद हमने क्या किया, एमएस जूइंग, ये आया अंडरस्कोर ORG ओरिजिनल, और ये आएगा क्लीन के लिए। ठीक, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। तब देखो ये एमएस जूइंग ORG और एमएस जूइंग क्लीन के लिए आ गया। तो अब हमें सिंगल कैटेगोरिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, आप यहाँ पे इन वैल्यू से भी देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एकदम सही आया है। ठीक है, अब यही सेम काम हमें सभी के लिए करना है। जितने भी आपके यहाँ ऊपर, जितने, जैसे हमने अभी तो ये एमएस जूइंग के लिए काम किया था ना, ये एमएस जूइंग, अब ये सारे के सारों के लिए करना है। तब हमें क्या करना होगा, फिर वही एक डिफाइन करने पड़ेगा एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर ये सारी चीजें हमें रिटर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम वही सेम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे एक नया वेरिएबल कैटेगोरिकल के लिए, वेर अंडरस्कोर डिस्ट। प्लॉट हमें बनाना है, एक वार वेरिएबल ले लिया, और वार वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है कि ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अब इसको हम रिटर्न भी कराएंगे। अब रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, मीन्स जो भी डेटा फंक्शन मिलेगा उससे रिटर्न कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिटर्न का यूज कर लेते हैं। तो ये है, सॉरी, रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर तो रिटर्न तो हो गया। ये आपका डीएफ एमस्ट्रिंग भी बिल्कुल सही है, वैल्यू काउंट्स भी सही है, डीएफ डॉट शिप यहाँ तक तो एकदम सही है। अब इसको डीएफ रोज ये भी सही है, डीएफ रोज ये भी सही है। अब यहाँ पर जो एम स्विंग था, ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल्स के लिए था। ठीक है, अब ये जो हमने वार लिया है, वार किसने, वेरिएबल किसके लिए, ये सभी वेरिएबल्स के लिए, राइट? तो सभी वेरिएबल्स के लिए हम क्या कर देंगे, इस वार को कॉपी करके जहां जहां एम स्विंग है वहां वहां डाल देंगे। वार, 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 ये भी ऐड कर दिया। ओके, ये आपका फाइनल हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक, क्लियर। अब हम किसी को भी हम चेक कर सकते हैं इस टाइप से कि कौन सा होगा। तो जैसे अब मान लेते हैं कि ये वाला उठाते हैं, इसको लिया। ठीक, अब इसको, इसके बाद हमें कौन सा डिस्क लेना है, कौन सा वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हम उठा लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये उठा लिया। ठीक है, तो इसको हमने डाला और रन करा दिया। तब देखो हर एक वेरिएबल के लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो आ गया। अब यहाँ पर भी देखो 89 है, यहाँ 92 है। इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यूज ज़्यादा डिफर नहीं हुई है। अगर आप सारे फीचर्स को चाहें वो देख सकते हो। ठीक है, आपको बस एक लूप लगाना पड़ेगा, ये आप काम कर सकते हो, राइट?
तो इस टाइप से हम डेटा को क्लीन करते हैं कैटेगोरिकल से भी और न्यूमेरिकल वैल्यू से भी, जो आपका मेथड 1 है। और मेथड 1 आपका क्या है? डिलीट रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर आपका पहला मेथड कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है वो आपका फिल मैनुअली है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी डेटा है, डेटा को आप उठाओ, उसको फिल मैनुअली फिल कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे डेटा के लिए काम कर सकता है, ठीक है। तीसरा है आपका ग्लोबल कांस्टेंट। तो ग्लोबल कांस्टेंट भी उसमें डायरेक्टली आप फिल एने का यूज करो, और फिल एने से पूरी की पूरी वैल्यूज कोई भी आप सेट कर सकते हो। जैसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज फिल करनी है तो 0 लगा दो, 99 लगा दो, माइनस इन्फिनिट लगा दो, कोई भी लगा दो। अदरवाइज आपको सॉरी कैटेगोरिकल डेटा फिल करना है तो आप वही फिल एने का यूज करके आप वहां पर अनअवेलेबल या नॉन एट्रीब्यूट कुछ भी आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आता है आपके पास चौथा मेथड। चौथा मेथड कौन सा होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेथड 4, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कॉपी किया, हेडिंग बना दी और इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं? मिसिंग वैल्यू, और चलो इसको एक और लगा देते हैं, बना देता हूँ मैं। टेस्ट मिसिंग वैल्यू imputation by mean maiden mode। चलो ये आपके आ गए। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस मेथड में हम मीन मेडन मोड का यूज करेंगे, बट मैक्सिमम टाइम हम मीन और मेडन का ही यूज करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि मीन और मेडन यूज कैसे करेंगे। अब आपको ये सोचना है कि भाई मीन और मेडन यूज कैसे करते हैं। तो मैथमेटिक्स वैसे आपको आती है ऑलरेडी सबको, अगर इनकेस थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो मीन एंड मॉडर्न यूज कैसे करेंगे, साथ ही साथ मोड के लिए हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा के लिए आप मीन मेडन यूज करोगे और कैटेगोरिकल के लिए आप मोड का यूज करोगे। अब आपको पता करना है कि भाई मीन में क्या करते हैं। तो मीन में आपको क्या करना है कि सभी सैंपल्स का सम करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स कर देंगे। मतलब क्या है कि जैसे आपको मीन निकालना है आपके अपने सारे सब्जेक्ट्स की वैल्यूज का, ठीक है। तो आपके जैसे सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट्स को सम करो और डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आपकी वैल्यूज आपकी जो आएगी वो मीन निकलेगी, ठीक है। अब आता है आपका मीडियन। मीडियन में क्या करते हैं? पहले सैंपल्स को सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, देन उसमें देखेंगे अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज में जो बीच का सेंटर पॉइंट आएगा वो आपका मेडन हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो इवन वैल्यूज है तो आपको बीच की जो सेंटर की 2 वैल्यूज होंगी उनका सम करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका, तो वो वैल्यू आपकी मिडन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके पास जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, अब उसका मिडन निकालना है तो 5 सब्जेक्ट्स को पहले आपके, जैसे मैंने आपको बोला 20, 40, 30, 60 इस टाइप से मार्क्स है आपके, तो उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में बना दो, 20, 30, 40, 50, 60। अब 20 से लेकर 60 तक आपकी 5 वैल्यूज आ गई, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो अब इन दोनों में बीच की वैल्यूज क्या आपकी 40, तो इसका जो मिडन हो गया वो आपका 40 हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक केस आता है कि अगर आप कहोगे सर मेरे पास तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, तब क्या होगा? तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो बीच की वैल्यूज आपकी कौन सी आई? 40 एंड 50। तो 40, 50 का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो आपकी आ जाएगी 45 वैल्यू। तो 45 वैल्यू आपको यहाँ पर मेडन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप मेडन निकालते हो, ठीक। तो दोनों कंडीशंस आपको बता दी, आपको समझ में आ गया आई होप। तो अब हम यहाँ पर आएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शुरू करें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। सर नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, अब नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है।
ओके चलो ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो, अगर नेक्स्ट टाइम थोड़ा टाइमली आना, जिससे मैं दो मेथड्स सारे दोनों खत्म कर सकूँ एक साथ, ठीक है? क्योंकि आज के दिन सिर्फ ओके एक ही सर। मेथड हो पाया, तो टाइमली आ जाना सब लोग, ठीक? तो अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा अटेंडेंस सबकी ले लूँ, ओके फिर उसके सर। बाद जाना है। चलो, नाउ एवरीवन कैन गो।